हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। और हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ की, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि जिसे परफॉर्म करके ज़िंदा रखा गया है आज तक भी। तो ये जो पहला मॉड्यूल है हमारा, ये होगा कथक पर। कथक एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही सुंदर शब्द जो कि कथाकार से आता है। कथाकार यानी कि जो इस पर्टिकुलर डांस को, इस नृत्य को परफॉर्म कर रहा है, द वन हु इज द परफॉर्मर। वो क्या कर रहा है? वो कथाकार है, वो कथा सुनाता है, वो एक कहानी को नरेट करता है। लेकिन कैसे? बहुत ही सुंदर हाव भाव के जरिए, एक्सप्रेशंस के जरिए, मुद्राओं के जरिए, हैंड गेस्चर्स के जरिए। तो ये जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म है, इसमें बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें जो हैं वो समाई हुई हैं, और हमारा जो आज का डिस्कशन होगा वो इसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म के बारे में होगा। आइए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में और इसके इवोल्यूशन पीरियड के भी बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, कथक शब्द कथा से आता है और कथा का मतलब कहानी होता है। तो जो परफॉर्मर है, एक कथाकार के तौर पर अलग अलग मुद्राओं, हैंड गेस्चर्स के जरिए उस स्टोरी को नरेट करने की कोशिश करता है। आखिर इसका ओरिजिन कब हुआ, यानी कि कैसे इवॉल्व हुआ, उसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 14th-15th सेंचुरी के आसपास आपको नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ वाले उत्तर इलाके में भक्ति मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। भक्ति मूवमेंट के जो संत थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत से पहले से प्री डिफाइंड एलिमेंट्स जो हैं, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स जो कि हिंदुज्म में थे, उन्हें रिजेक्ट किया। यानी कि एक तरीके से हिंदुज्म जो है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर रिलीजन था, इसमें भगवान की जो भक्ति थी उसको बहुत बेहतर तरीके से पहले से ही डिफाइन किया गया था। आपको मंदिरों को विजिट करना है, दिया जलाना है, यज्ञ करने हैं, ये सारी चीज़ें पहले से ही हिंदुज्म में थी। लेकिन भक्ति मूवमेंट के जो संत रहे, उन्होंने इन सभी चीज़ों को रिजेक्ट किया और ये कहा कि भगवान की जो भक्ति है वो पहले से कोई तय नहीं कर सकता कि किस तरीके से करनी चाहिए। ये तो एक व्यक्ति पर ही निर्भर करता है कि वो कब भगवान को अपने करीब मानता है, कब वो उस चीज़ को, उस एनर्जी को महसूस कर पाता है। तो यहाँ अलग अलग तरीके अपनाए गए। मीराबाई, सूरदास जैसे जो भक्ति मूवमेंट के संत थे, वो यहाँ पर एक तरह से भजन कीर्तन करते हुए भगवान की भक्ति करते थे। कबीरदास जैसे संत दोहे लिखा करते थे। उन्हीं बीच में नृत्य यानी कि डांस जो है वो भी एक तरीका बना भगवान की भक्ति का, और वहीं पे आपको कथक भी आता हुआ देखने को मिलेगा। भक्ति मूवमेंट में जो दो प्रोमिनेंट गॉड्स थे जिनकी पूजा की जाती थी अलग अलग तरीकों से, उसमें लॉर्ड विष्णु भी आते थे और लॉर्ड शिव भी आते थे। लेकिन इन दोनों में भी लॉर्ड विष्णु जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए, और यहाँ पे कथक जो है वो यहाँ पर भगवान विष्णु से जुड़ी हुई कथाओं को नरेट करने के लिए एक नृत्य की तरह परफॉर्म किया जाने लगा। तो भक्ति मूवमेंट में बहुत से अलग अलग तरीके लोग अपना रहे थे भगवान की भक्ति के, और वहीं कथक जो है उसकी शुरुआत भी हुई। तो थीम जो आपको शुरू में देखने को मिलेंगे कथक से जुड़े हुए, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। लेकिन आगे के समय में धीरे धीरे चल के मुगल्स के पीरियड तक आते आते जो कथक है वो एक तरीके से कोर्ट डांस बन गया, राजमहलों में, दरबारों में किया जाने लगा। बल्कि ये जो नृत्य है, ये जो कथक है, इसका स्टेटस भी गिरता चला गया, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं इसे परफॉर्म करती थी वो नाचने वाली कहलाई जाने लगी। एंड इवन यहाँ पे मुगल्स और पर्शियंस का इन्फ्लुएंस कथक के कॉस्ट्यूम में भी देखा जाने लगा। ट्रेडिशनल तरीके से कथक की जो कॉस्ट्यूम है उसमें महिलाएं लंबी स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं कुर्ते के साथ, और उसके ऊपर आपको चुन्नी देखने को मिलेगी। लेकिन पर्शियन इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पर फ्रॉक जैसे दिखने वाली कुर्ती जो है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इस तरीके से मुगल्स के पीरियड में भी हाँ, कथक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, लेकिन उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो काफ़ी हद तक खो चुकी थी, और उसको
कोर्ट डांस में एक तरीके से तब्दील कर दिया गया, जिसके जो थीम थे, जिस म्यूजिक पर इसे परफॉर्म किया जाता था, वो म्यूजिक अब रिलीजियस नहीं रहा, वो म्यूजिक जो है वो कुछ हद तक काफी सेक्युलर हो गया। तो इस तरह से कथक इवॉल्व हुआ। बट मुगल्स के डिक्लाइनेशन के बाद आपको फिर से एक बार कथक डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे कथक जो है उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, और उनमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कथक के एलिमेंट्स हैं। तो आइए बात करते हैं कि एक परफॉर्मर जब कथक परफॉर्म करता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस में कौन कौन से वेरियस एलिमेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है थाट। थाट मतलब कि एकदम शुरुआत का पार्ट होता है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन होता है, जिसमें एक परफॉर्मर बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट्स यहाँ पर करता है। उसके बाद तारा, टुकड़ा, पराना, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कथक के, जिसमें आपको रिदमिक तरीके से यहाँ पर घुंघरुओं के साथ परफॉर्मर परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। कथक में एक एलिमेंट जुगलबंदी भी होता है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्वियसली कथाकार यानी कि जो परफॉर्मर है वो, और उसके साथ एक तबला वादक होता है। ये एक तरीके का कंपटीशन होता है जो आपको यहाँ पे कथक परफॉर्मर और यहाँ पर तबला बजाने वाले व्यक्ति के बीच में देखने को मिलेगा। तबले की जो धुन है उसी धुन को यहाँ पर घुंघरुओं के जरिए बनाने की कोशिश की जाती है एक परफॉर्मर के द्वारा। तो जुगलबंदी भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बाद आता है पदहंत। पद का मतलब होता है वर्सेस। तो यहाँ पे जो बोल होते हैं, यानी कि किसी भी स्टोरी को नरेट करते टाइम जो भी बोल है, जो भी लिरिक्स है उस स्टोरी के, एक परफॉर्मर वो अपनी लिप्स से तो नहीं बोलता है, लेकिन वो अपनी मुद्राओं, अपने हाव भाव, अपने हैंड गेस्चर्स के जरिए उन बोलों को, उन लिरिक्स को, उन वर्सेस को यहाँ एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है तराना, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, जिसमें आपको फास्ट रिदमिक मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। और आखिर में आता है क्रमल्य। क्रमल्य पूरी कथक परफॉर्मेंस का आखिरी पार्ट होता है, लास्ट पीस होता है, जिसमें पूरा पूरा जोर दिया जाता है फुटवर्क पर। फुटवर्क का मतलब कि यहाँ पर जो घुंघरू पैरों में पहने हुए हैं उनके शोर के साथ, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी धुन के साथ यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से ग्राउंड जो है उसके ऊपर टैपिंग की जाती है। तो जो फुटवर्क है वो बहुत ही फास्ट परफॉर्म किया जाता है इस पूरी परफॉर्मेंस को एंड करने से पहले। इसके साथ साथ कथक में एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है घटभाव। इसकी खास बात यह है कि पीछे ना तो कोई म्यूजिक बजता है, ना ही किसी तरह के बोल या लिरिक्स होते हैं। पूरी की पूरी कहानी जो है वो यहाँ पर परफॉर्मर को बिना लिरिक्स के, बिना किसी म्यूजिक के, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस, अपने हैंड गेस्चर्स के जरिए ही यहाँ एक्सप्रेस करनी पड़ती है। नॉर्मली जो स्टोरीज घटभाव में दिखाई जाती है वो यहाँ पर माइथोलॉजी से जुड़ी हुई होती है। रामायण, महाभारत जैसी माइथोलॉजीज के वेरियस एपिसोड्स जो हैं वो घटभाव में दिखाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जैसे कि कथक को परफॉर्म करने के लिए ध्रुपद म्यूजिक का इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ध्रुपद जो है वो सबसे पुराना म्यूजिक है। ध्रुपद को तो नाट्य शास्त्र जैसी लिटरेरी सोर्सेज जो हैं उनमें भी मेंशन किया गया है। ध्रुपद, ध्रुव, पद, पद का मतलब वर्सेस, और ध्रुव का मतलब होता है कोई चीज जो परमानेंट है, जैसे कि पोल स्टार को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं, उसी तरह से ध्रुव पद, ध्रुपद, यानी कि एक ऐसा म्यूजिक जिसमें जो पद होता है वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, वो बार 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 रिपीट होता रहता है। तो ऐसा म्यूजिक जो है वो कथक परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मुगल्स के समय तक आते आते तराना, ठुमरी, गजल जैसे सेमी क्लासिकल म्यूजिक जो है उनका इस्तेमाल भी यहाँ कथक को परफॉर्म करने के लिए किया जाने लगा। 20th सेंचुरी के आसपास आपको यहाँ पर कथक के अलग अलग घराने देखने को मिलेंगे, अलग अलग शैली देखने को मिलेंगी। अलग अलग घराने जो हैं वो कथक के अलग अलग इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पर एम्फेसाइज करते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे कि लखनऊ घराना यहाँ पर एक ऐसा घराना है जिसमें कथक परफॉर्मर्स जो हैं वो एक्सप्रेशन और ग्रेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
यानी कि उनके एक्सप्रेशंस के ज़रिए ही वो पूरा यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो एक तरीके से नरेट करने की कोशिश करते हैं। वहीं जयपुर घराना की खास बात यह है कि उसमें आपको जो मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स, वो बहुत ही स्पीड में देखने को मिलेंगे। एंड फिर आता है बनारस घराना, जिसमें आप यहाँ पे सिमेट्री और फ्लोर वर्क पे ज़्यादा ध्यान देखेंगे, होते हुए देखेंगे। सो फ्लोर वर्क का मतलब है कि फुटवर्क, बेसिकली यहाँ पे फुटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है बनारस घराना में। तो ये घराने जो हैं वो भी यहाँ कथक से जुड़े हुए हैं। बेस कथक ही है, लेकिन छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इन घरानों ने यहाँ पे कथक में ऐड किए और एक तरीके से अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। लखनऊ घराना जो है वो नवाब वाजिद अली खान के अंडर यहाँ पॉपुलर हुआ। वहीं जयपुर घराना वो समथिंग जिसको स्टार्ट किया गया था भानु जी के द्वारा, और बनारस जो है वो यहाँ पर जानकी प्रसाद के अंडर काफ़ी हद तक डेवलप होता है। ये जो पर्टिकुलर कथक डांस है, नृत्य है, इसको यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज करने का काम बहुत से फेमस प्रोपोनेंट्स ने किया, जैसे कि बिरजू महाराज, इसके साथ साथ सितारा देवी और दमयंती जोशी। सिर्फ यही नहीं, बहुत से दूसरे फेमस प्रोपोनेंट्स जो है वो आज भी इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को हर डायरेक्शन में पॉपुलर करने की, प्रोपागेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी ये जो नृत्य है, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये आज भी यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों में सीखा और सिखाया जाता है। ये क्लासिकल डांस फॉर्म की कैटेगरी में इसीलिए आता है क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा के तहत जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाया गया, और इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसकी वजह से इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को सीखने के बाद ही बेहतर तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। और तीसरा, ये जो डांस है ये आपको शास्त्रों में मेंशन देखने को मिलेगा, इसी वजह से ये शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस फॉर्म की कैटेगरी में आता है, और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसको क्लासिकल डांस फॉर्म के तौर पर रिकॉग्नाइज भी किया गया है। तो आज के मॉड्यूल में बस इतना ही। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा उसमें हम एक और नए क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। So thank you so much and stay tuned.